हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज 13 नवंबर है और एमपी टेट वर्ग 3 का सेकंड शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो आज सेकंड शिफ्ट में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे उन्हें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसने दिया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, तो बताइए यह कथन किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, R.W. टेलर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था याद रखेंगे, R.W. टेलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें। पहला है, कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए। ओके, उनको ये जो जानकारी है कब देनी चाहिए, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, ये जो है बच्चों को कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। मैंने आपको एक टर्म बताया था मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, एक सीसी से आपका क्वेश्चन बना था, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन से। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि सतत मूल्यांकन क्या होता है, जब बच्चे का कंटिन्यूसली मूल्यांकन किया जाता है पढ़ाने के दौरान। ठीक है, तो कार्य करते समय सतत रूप से उसको ये जानकारी दी जानी चाहिए कि वो किस तरीके से सीख रहा है, इसीलिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? अधिगम में अक्षम का मतलब होता है फ्रेंड्स लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, या तो पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, या लिखने में प्रॉब्लम होगी, या हो सकता है देखने में प्रॉब्लम है, या फिर लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम है, या मैथ्स में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम है। तो ये सब आपकी अधिगम की अक्षमताएं होती हैं। तो अगर आपकी क्लासरूम में कोई ऐसा बच्चा है तो आप क्या करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा कि उसकी अक्षमता किस प्रकार की है, यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। यानी कि उसकी अक्षमता को पहचानने की कोशिश की जाएगी कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उस अक्षमता को जानने के बाद उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए, कुछ अक्षमताएं तो ऐसी होती हैं जो थोड़ा प्रयास के बाद दूर की जा सकती हैं, लेकिन कुछ अक्षमताएं ऐसी होती हैं जो परमानेंट होती हैं, उनको आप ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, कुछ हद तक उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, एक दो मैं आपको बता भी देती हूँ। जैसे आपका डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया मतलब होता है जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं बच्चे को क्या है, डिसलेक्सिया है। वहीं अगर हम बात करें लिखने की, अगर बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या कहते हैं, बच्चे को डिसग्राफिया है। नोट कर लीजिए, एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन बना भी था, आई थिंक 10 नवंबर को। डिसग्राफिया होता है जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, उसके बाद एक आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब होता है जब बच्चे को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है तो हम कहते हैं बच्चे को डिसकैलकुलिया है। ठीक है, इसी तरीके से आपका डिस्मॉर्फिया आता है जिसमें बच्चे को भ्रम वाली स्थिति हो जाती है। डिस्थीमिया आता है जब बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। तो ये सारी जितनी भी अक्षमताएं हैं, वैसे मैंने आपको एक वीडियो में कवर करवाई हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो पहला ही इसका सही नहीं है फ्रेंड्स, कि विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, यही वाला हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है कि, बच्चों का आप लैंग्वेज डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, ये पूछा हुआ है। पहला है, उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चों में अगर आप भाषाई विकास डेवलप करना चाहते हैं ना, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दीजिए कि वो बातचीत कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, अपने विचारों को व्यक्त कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए। हाँ, आप क्लासरूम में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ करवाइए जहाँ पर बच्चे क्या कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत कर पाएँ, कम्युनिकेशन कर पाएँ। जब वो बातचीत करेंगे तभी तो उनमें भाषा के कौशल डेवलप होंगे। ये भी सही है। नेक्स्ट है, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, इन सभी का अभ्यास कराना चाहिए। जी हाँ, देखिए भाषाई कौशल यही होते हैं आपका। कौन से होते हैं? सुनना सबसे पहले आता है, फिर बोलना, फिर आता है पढ़ना, और उसके बाद आता है लिखना। ये चारों आपके भाषाई कौशल होते हैं
इनका सीक्वेंस भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कई बार आपसे मनोवैज्ञानिक क्रम पूछ लिया जाता है भाषाई कौशलों को सीखने का। तो यही मनोवैज्ञानिक क्रम होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर आप इसको शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, सु, बो, प, ली। ये शॉर्ट फॉर्म है और इनका फुल फॉर्म आपको पता ही है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है भाषाई विकास के संदर्भ में। तो इसीलिए हम कहेंगे उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। सो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप जो है व्यवस्था होनी चाहिए। आप क्लासरूम में कैसी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं इस चीज़ पर यह डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है, बताइए। तो देखिए, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, यानी कि आप दूसरे व्यक्तियों को क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब देखिए, दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको डिफरेंस भी बता दूं। एक होता है इंटरपर्सनल, जब आप अन्य व्यक्तियों को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं, हम कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। वहीं अगर आप खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं, देखिए स्वयं की क्षमताओं और कमजोरियों को अगर आप समझ पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। बस डिफरेंस इतना याद रखना है। देखिए, एक है इंट्रा और एक है इंटर। इंग्लिश में मैं आपको बता रही हूँ, इंटरपर्सनल मतलब होता है जब आप अन्य व्यक्तियों को समझने लगते हैं, और इंट्रापर्सनल मतलब होता है जब आप खुद को समझते हैं, खुद की क्षमताओं को, खुद की कमजोरियों को समझने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। डिफरेंस याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बुद्धि टॉपिक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हार्वर्ड गार्डनर का कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली जो उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, आपको याद ही होगा, और उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसे बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका कैसी है, बताइए। वर्तमान समय की बात हो रही है, ज्ञान देने वाला, सुगमकर्ता, मित्र या प्रबंधक। तो देखिए, जो वर्तमान समय में टीचर हैं उनकी भूमिका है कैसी, सुगमकर्ता की, यानी कि एक फैसिलिटेटर की तरह वो बिहेव करेंगे, बच्चों की हेल्प करेंगे। ठीक है, ना कि ज्ञान भरने वाले, प्रबंधक, मित्र नहीं, वो एक सुगमकर्ता यानी कि फैसिलिटेटर। जहाँ पर भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो शिक्षक से कह करके उसको सुधार सकते हैं और चीज़ों को सही तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज़ गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, बताइए। अगर आपकी क्लास में ऐसा हो फ्यूचर में कि कुछ बच्चे बहुत फास्ट सीख रहे हैं, कुछ बहुत धीरे सीख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। ठीक है, यानी कि जो बच्चे धीमी गति से सीख रहे हैं उनको तेज गति से सिखाने का प्रयास किया जाएगा, किनके द्वारा, जो बच्चे तेज गति से खुद से सीख रहे हैं उनके द्वारा। तो इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो, एक अच्छा शिक्षक कैसा माना जाता है। तो देखिए, अच्छा शिक्षक जो माना जाता है वो उसको माना जाता है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हम कहते हैं ना, इंटरेक्शन होता है क्लासरूम में, अंतःक्रिया होती है, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में भी हो सकती है और स्टूडेंट और टीचर के बीच में भी अंतःक्रिया हो सकती है, बातचीत हो सकती है। तो इस चीज़ को एक संसाधन के रूप में, एक पॉजिटिव टर्म में लेना चाहिए एज अ टीचर। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब इंटरेक्शन होगा, अंतःक्रिया होगी, बातचीत होगी, तभी जाकर बच्चों के डाउट्स भी क्लियर होंगे। नेक्स्ट है प्रयोजना विधि के प्रतिपादक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रयोजना विधि किसने दी थी, किलपैट्रिक ने दी थी, याद रखिएगा। हो सकता है किलपैट्रिक की जगह आपको ऑप्शन दे दिया जाए जॉन डेवी। अगर जॉन डेवी होगा ना तो आप उसे भी टिक करेंगे। देखिए, ऑप्शन में एक ही चीज़ होगा, या तो किलपैट्रिक होगा या तो डीवी होगा। जॉन डेवी है तो उसे आप टिक करिए, अगर किलपैट्रिक है तो उसे टिक करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं इवैल्यूएशन के। तो देखिए, 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहला उद्देश्य, दूसरा अधिगम के अनुभव और तीसरा मूल्यांकन के उपकरण। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए। देखिए,
कक्षा का वातावरण ना एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल अनुशासन में बच्चों को रख रहे हैं, डांट पीट रहे हैं, ये चीज़ें नहीं, बल्कि मित्रतापूर्ण वातावरण होना चाहिए जहाँ पर बच्चे बिना हेजिटेशन के उनके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो टीचर से पूछ पाएँ। और वो तभी पॉसिबल होगा जब क्लासरूम का एनवायरनमेंट एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, यानी कि मित्रतापूर्ण होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? कठोर शिल्प उपागम की बात हो रही है तो ये है आपका इंजीनियरिंग। ठीक है, बी ऑप्शन ये वाला राइट हो जाएगा, इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? एडोलेसेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर बच्चे सामना करते हैं शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के समायोजन करने से। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं एडोलेसेंस की स्टेज ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं ह्यूमन की बॉडी में, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों। तो वहाँ पर पेरेंट्स को भी बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो समस्या का सामना करते हैं बच्चे, वो शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, भावात्मक भी होता है, सभी तरीके से होता है। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, किशोरावस्था की अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है? तो आप कहेंगे ये कहा है स्टेनली हॉल ने। नोट कर लीजिए, किसने कहा है? स्टेनली हॉल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे? भगवत भक्ति में कौन सी संधि है? भगवत भक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स व्यंजन संधि। भगवत भक्ति में कौन सी संधि है आपकी? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरणीय में लगा प्रत्यय, अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय है? आप जानते हैं प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। तो अनुकरणीय, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो संधि विच्छेद क्या होगा? अनुकरण धन ईय, अनुकरणीय ऐसे होता है ना। तो ये जो ईय है पीछे का, ये आपका क्या होगा? प्रत्यय होगा, जो कि हमको डी ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? बताइए, वर्तनी की दृष्टि से तो वो है आपका ऑप्शन डी। इस तरीके से लिखा जाता है द्वंद्व को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? अंश को आप क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे पदबंध। ठीक है, वाक्य के अंश को क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें शब्द शक्ति पहचानिए। कौन सी शब्द शक्ति है वो आपको पहचाननी है। तो देखिए, इसमें ये लक्षणा, अभिधा, मार्दय ये तो नहीं होंगे, लेकिन इसमें क्या है? व्यंजना संधि है। ठीक है, सॉरी संधि नहीं, व्यंजना शब्द शक्ति है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स यौगिक धातु। क्या कहते हैं? यौगिक धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है। तो संज्ञा का वह रूप क्या है? करण कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है या अधिकरण कारक है? तो देखिए, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है ना, वो है आपका अधिकरण कारक। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे वो हमने डिस्कस कर लिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के एनालिसिस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।